अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के ऊपर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आप फ्रेंच कोर्ट राइटर हैं उनके देख रहे हैं स्टेटमेंट कि हिंदू हर उस चीज़ की मुखालफत की उन्होंने जो उनको मुस्लिम हुक्मरानों की याद ताज़ा करे। ठीक है, ये उनकी बेसिकली मुखालफत थी हर उस चीज़ की जो मुसलमानों से रिलेटेड थी। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये एक जो मिसकंसेप्शन दूर करना है कि हिंदू हमेशा से मुखालफत किए उर्दू की। उन्होंने इसके लिए बड़ा काम भी किया, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है एक हिंदू थे राम बाबू सक्सेना। उन्होंने सबसे पहले जो फॉर्मल हिस्ट्री थी उर्दू की वो उन्होंने लिखी। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1872 से 1888 तक लखनऊ में 64 जर्नल पब्लिश हुए, जिनमें से 19 जो थे वो हिंदू एडिटर्स ने किए थे। उसके बाद ये मुखालफत स्टार्ट तब हुई जब हिंदू 1837 में ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, तो उससे हिंदुओं को एक जेलसी सी फील हुई कि उर्दू जो थी वो तो मुसलमानों की ज़ुबान थी, इस वजह से ये जेलसी हुई। और हम देखते हैं कि जो सिर्फ यूपी के अंदर जो 23 न्यूज़पेपर डेली होते थे पब्लिश, जिनमें से 17 जो थे वो उर्दू में थे। और एक तो पिक्स में आप देख रहे, तस्वीर लगी इसमें देख रहे हैं कि एक ही जगह पे 3 मुख्तलिफ़ नामों से नाम लिखना पड़ रहा था, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में। उसके बाद हम आते हैं हिंदुओं की उर्दू की मुखालफत। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं की कोशिश थी कि राम राज को इस्टेब्लिश किया जाए, जिसका मकसद था उर्दू को टारगेट करना। उसके बाद जो पर्शियन स्क्रिप्ट था उसको ख़त्म करके, ये उनकी डिमांड थी कि पर्शियन स्क्रिप्ट को ख़त्म किया जाए और हिंदी और नागरी जो स्क्रिप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था बनारस 1861 में, जिसको सपोर्ट सबसे पहले की थी महाराजा ऑफ बनारस ने। उन्होंने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदुओं का क्लेम ये था कि हिंदी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, जबकि ऐसा था नहीं। कई जगहों पे सर सैयद आमिद ख़ान ने ये प्रूव करने की कोशिश की। उसके बाद हम 1874 में रिपोर्ट देखते हैं जब कि 41 बुक्स पब्लिश हुई थी हिंदी में सिर्फ लखनऊ में, और जबकि उसके मुकाबले में 172 बुक्स पब्लिश हुई थी उर्दू में सिर्फ लखनऊ के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन था, उसका सेटअप किया गया था। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उर्दू को कि कितने उर्दू पॉपुलर लैंग्वेज है। इसके लिए जो पंजाब और यूपी के जो लोग थे वहाँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें मेमोरियल्स उर्दू की मुखालफत में पेश किए। लेकिन सर सैयद आमिद ख़ान कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने तमाम जो एलिगेशंस थे उनको दूर किया और ये बताया कि ये एक पॉलिटिकल यानी सियासी मुखालफत के अंदर किया जा रहा है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक वाक़या हुआ था भगलपुर साइंटिफिक सोसाइटी के, एक मीटिंग चल रही थी। उसके दौरान लेफ्टिनेंट जनरल जो थे बंगाल के जॉर्ज कैम्बल, वो भी अटेंड कर रहे थे। जो मौलवी इमदाद थे वो जब अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज की वोकेबलरी यूज़ की। तो हिंदुओं को मौका मिल गया और वहाँ से लोगों ने ये शिकायत की कि ये जो तकरीर थी इसमें फ़ॉरेन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया, और उर्दू जो सी है वो क्योंकि एक फ़ॉरेन लैंग्वेज उसमें ज़्यादा करदार है और उसको फ़ॉरेन लैंग्वेज समझा जाता था, इस वजह से लेफ्टिनेंट जनरल ने आइंदा से जो था सर्कुलर में उर्दू बुक्स पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद हमें देखते हैं कि गांधी का किरदार, गांधी का बड़ा अजीब सा किरदार रहा है। गांधी ने शुरू में सपोर्ट किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी कि जो हिंदी जो सी है वो नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन इसमें दोनों स्क्रिप्ट जो से हैं वो यूज़ होंगे, नागरी भी और उर्दू भी। और लेकिन 1935 में उन्होंने फिर एक वर्ड यूज़ किया हिंदी हिंदुस्तानी, जिसमें वो क्लियरली हिंदी को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद हम आते हैं कि मुस्लिम्स जो थे उन्होंने उर्दू की सपोर्ट के लिए क्या क्या किया। उसमें 1867 में बनारस में जबकि कंपेन उर्दू के लिए चलाई जा रही थी, जिसके अंदर वो उर्दू को रिप्लेस करना चाह रहे थे उर्दू और पर्शियन स्क्रिप्ट को, भाषा और नागरी स्क्रिप्ट से, तमाम गवर्नमेंट ऑफिस से। तब इलाहाबाद में सेंट्रल एसोसिएशन बनाई गई जिसका काम था कि वो उर्दू लैंग्वेज को डिफेंड करे। उसके बाद देखते हैं जब कि इन्होंने प्रेशराइज़ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो एंथनी मैकडोनल्ड थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि नागरी के साथ साथ उर्दू ज़बान दोनों को ऑफिस में
मुतारिफ़ करवाया जाए। ये ऑर्डर दिया गया था यूपी में 18 अप्रैल 1900 को। और जिस कैंडिडेट ने जॉब के लिए अप्लाई करना है उसको पर्शियन और नागरी स्क्रिप्ट दोनों आना चाहिए। मुसलमानों का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया इसके ख़िलाफ़, और उसके बाद नवाब मोहसिन अल मुल्क ने उर्दू डिफेंस एसोसिएशन बनाई, और इसके काम ये था कि उर्दू को सपोर्ट करेगी, और इसकी कई मीटिंग्स हुई और इन्होंने प्रोटेस्ट किया इस हुक्म के ख़िलाफ़। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो उर्दू और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसमें यह था कि अंजुमन तहरीक उर्दू के नाम से एक मुस्लिम लीग के अंदर एक बनाया गया था शोबा, जिसका काम उर्दू की तरक्की के लिए काम करना था। ये 1903 में बनाया गया था। उसके बाद कई सेशन हुए, जैसे लखनऊ का सेशन था, उसमें मौलवी वाहिद हुसैन ने अपनी रेजोल्यूशन पास की जिसका काम उर्दू को सपोर्ट करना था, उसकी लेजिमिट पोजीशन को। और फिर 1937 में एक और सेशन के अंदर भी इसको उर्दू की सपोर्ट में एक रेजोल्यूशन पास की गई। ये जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी थी, इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया। इसने मुसलमानों को इस बात पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हिंदू तो कभी भी इनके हक़ में खड़े नहीं होंगे। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब इस मुकाम पे आके मुसलमानों को अपनी राहें सोचना पड़ गया कि वह हिंदुओं से अपनी राहें जुदा करेंगे। और एक कांग्रेसमैन थे तुफ़ैल अहमद मैंगलोरी, उन्होंने लिखा है कि जो यूपी वाला ये वाक़या हुआ था, इसके बाद मुसलमानों और हिंदुओं के बीच काफ़ी ज़्यादा फ़ासला आ गया, और ये फ़ासला दिन ब दिन बढ़ता ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।